ये बिकाऊ है, ये वही कुत्ता है जिसने उस बहन की लाश को नोचा है। कि मनीषा के पिता संजय को ये बताना चाहिए कि दबाव किसने दिया। जो है लड़की के भाई, परिवार और जो है पिता, इनको सबको बुलाया गया था। बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। कोई भी आपका सवाल हो वो आमंत्रित है। हम हर सवाल का जवाब हर जगह पे देने के लिए तैयार हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं लाइव अभी इसलिए आया कि भाई मका जिसको जो कहना है वो कहने दो, जिसको जो करना है वो करने दो। हम आकर के सच्चाई बताएंगे ताकि लोग कम से कम सुनने के लिए तैयार हों। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो साथियों, इसी बीच फोन आता है, क्योंकि जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो उसमें मनीषा के मामा धर्मपाल जो है वो वहां पे, तो फिर इसको कैसे करोगे? अच्छा, मामा धर्मपाल जो है वो वहां उस कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे, और जब वो जाने लगे तो उनके पास फोन आया। हम वहीं पे धरना स्थल के पास हम बैठे थे मंदिर में। उन्होंने कहा कि मनीषा के पिता ये कह रहे हैं कि हम कहीं भी रवि आजाद के बिना नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि मेरी यहां जिम्मेवारी लगा रखी है कमेटी ने, सारे लोग भरोसे के हैं, आप लोग जाओ, आप लोग जा करके और आप जो है अपनी सारी चीजों की तसल्ली करके आओ। लेकिन फिर जब उन्होंने बार बार कहा तो फिर मैं इनको लेकर के रेस्ट हाउस में गया, और रेस्ट हाउस में भी सारों ने कहा कि भाई आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, हम चल पड़ेंगे। लेकिन हम रेस्ट हाउस से निकल के वापस धरने पे आए। चीजों को आप समझिए, 2 पुलिस की गाड़ियों में परिवार और कमेटी के सदस्य जो नियुक्त किए थे पहले, उनको ले जाया गया। हमने कहा हम अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, क्योंकि हमने 4 बजे का टाइम मीडिया को ब्रीफिंग के लिए भी दे रखा है। तो हम वो मीडिया से बात करके कमेटी को बता करके कि भाई परिवार कह रहा है हम भी जाएं, फिर हम वहां चले जाएंगे। साथियों, हम लगभग पौना घंटा लेट थे, और जब हम निकल रहे थे तो आपने देखा भी कि किस प्रकार से वहां जाम लगा दिया गया था। स्थिति बहुत खराब हो रही थी। जिम्मेवारी थी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। इसी बीच जो एसडीएम मनोज हैं, उन्होंने कहा कि संजय को तो आप लोग ले जाके क्या करोगे, संजय को तो आप उतार दो और आप लोग चले जाओ। हमने मनीषा के फादर को रेस्ट हाउस में उतार दिया, वो एक गाड़ी में बैठ करके शायद अपने घर चले गए, हम वहां चले गए। अब साथियों, प्रश्न ये उठता है, जब हम वहां पे गए पीजीआई रोहतक के अंदर, तो हमारी मीटिंग हुई। पूरी वो डॉक्टरों की टीम सारी रिपोर्ट लेकर के बैठी, परिवार बैठा, कमेटी के लोग बैठे। उन्होंने कहा कि सवाल पूछिए। हमने कहा पहले हमें जानकारी तो दो कि भाई आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया, हम इस चीज से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने पूरी भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, उन्होंने जो है रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, और उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट आई एक रिपोर्ट को छोड़ करके, और वो उन्होंने ब्रीफ किया। उनका कहने का अर्थ ये था कि भाई बॉडी के अंदर जो है पॉइजन पाया गया है, मोनो पॉइजन। और इसी तरह से हमें इस बात की भी सूचना मिली कि भाई जहां से 11 तारीख को ये मोनो खरीदा गया था, ये पहले पुलिस के माध्यम से कमेटी के पास सूचना आ रही थी कि भाई वो लड़का पुलिस ने उठा रखा है। पहले वो मना कर रहा था, फिर उसने हाँ भर ली, और 1 लीटर 600 रुपए की मोनो वहां से मनीषा ने ली थी। तो ये बात वहां बताई गई कि भाई मोनो बॉडी के अंदर मिला है, और जो हालत सब की सतविसत हुई, उसके लिए जो डॉग और सियार की बाइट है, वो गर्दन पे जो हड्डियां गायब हुई, यानी पूरे चेहरे के ऊपर वो जो नोच रखा है वो डॉग ने, और जो है उसने सियार के ये बाइट्स हैं। हमारा ये सवाल था, एडवोकेट अशोक आर्य ने 13 सवाल पूछे, उसके बाद मेरा नंबर आया। मैंने सवाल पहला यही पूछा कि मनीषा की मौत आपने 15 तारीख को पोस्टमार्टम किया, उससे कितने घंटे पहले हुई? तो डॉक्टरों ने कहा कि 3 से 4 दिन पहले। डॉक्टर छिकारा ये ब्रीफ कर रहे थे सारा वहां पे कि भाई 3 से 4 दिन पहले हुई।
उसके बाद हमने सवाल किया कि भाई बॉडी फूली हुई क्यों नहीं थी, तो उन्होंने कहा अमूमन 2 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। तीसरा हमने कहा कि जब बॉडी के अंदर जहर था, बदबू आती है, तो कोई भी कुत्ता है या सियार है वो कैसे उस पर लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ घंटों के बाद ये लगे हुए हैं तो उस समय जहर की जो बदबू और है वो कम हो जाती है। और हमने ये भी कहा कि भाई अकेले शरीर को ही मतलब गर्दन को और चेहरे को ही क्यों निशाना बनाया गया, बाकी शरीर को क्यों निशाना नहीं बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि जो नंगा होता है शरीर या जो सॉफ्ट जगह होती है तो वो है जहां ब्लड होता है, ब्लड है, क्योंकि उन्होंने बताया कि खून की उल्टी आई हुई थी, तो जहां पे जानवर को ब्लड दिखता है तो वहां पे वो सबसे पहले हमला करते हैं। टेक्निकल सवाल सारे एडवोकेट अशोक आर्य ने पूछे। साथियों, वहां से परिवार ने भी, डॉक्टरों की टीम ने कहा आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सवाल हो। फिर वो आए कि परिवार जरूर पूछे। उन्होंने कहा आप जो भी सवाल पूछेंगे। मैंने एक ये सवाल भी पूछा कि भाई जब आदमी मोनो लेता है तो फिर वो तड़फता भी है, वहां पे घर भी हैं, रास्ता भी है, तो वो तड़फी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, किसी को पुकारा भी होगा। अगर हम इन रिपोर्ट्स के बेस की बात करें तो डॉक्टरों ने ये कहा था ना कि मोनो पॉइजन या तो लिया है या दिया गया है। उन्होंने दोनों बातें कही, या तो ले लिया या दे दिया गया जोर जबरदस्ती जो बॉडी के अंदर मिला। तो हमने कहा ये फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई आदमी जहर पी ले तो वो फिर बचने के लिए कोशिश ना करे। तो उन्होंने कहा इन सब चीजों के जवाब पुलिस दे सकती है, ये हमारा पार्ट नहीं है। हम बाहर आए, बाहर आने के बाद में साथियों, बाहर आने के बाद में हमने जो वहां पे सीआईए के इंचार्ज जिनके नेतृत्व में हम गए थे, रविंदर जी, उन्होंने ये कहा कि भाई आप एसपी भिवानी के पास चले जाओ, आगे की मीटिंग, क्योंकि डेड बॉडी की हालत बहुत खराब है। हमने कहा हमें केवल इस मीटिंग के लिए कमेटी ने भेजा था, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप जो है हम जाएंगे सीधे डिगावा और वहां जाकर के हम सारी बातें कमेटी के बीच में बताएंगे। आगे की चीज जो भी होंगी वो कमेटी, परिवार और इनके रिश्तेदार और समाज उनको तय करेगा बैठ करके। ये बात हमने उनको कही। मेरा निवेदन ये है, कितना % है ये है? कितना है? 6 है। 1 मिनट साथियों होल्ड रखिएगा, आप इसको यहां लेकर के आओ, मैं बिना माइक के बोल दूंगा, लेकिन ये लाइव कंटिन्यू रहना चाहिए। आप इसको निकाल लो, फोन को ये निकाल दो आप माइक, और आप यहां बैठ जाओ। एक बार इसको लगा लो चार्ज। नमित इसको आप आगे ले आओ। एक मिनट। तो दूसरी बार चल रहा है? हाँ वो चल रहा है, सही चल रहा है ना भाई, कंटिन्यू है लाइव, चार्ज लग गया। तो साथियों, मेरी आवाज आप तक साफ आ रही होगी क्योंकि फोन की बैटरी कम थी और हम नहीं चाहते कि कोई बात हमारी बीच में टूटे। हम एक एक बात आप तक, सच्चाई वाली जो बात है वो आपके सामने लेकर के आएंगे, एक एक बात लेकर के आएंगे। तो साथियों, वहां से हम रोहतक से चल पड़े और हमने कमेटी के साथियों ने हमसे संपर्क किया। हमने कहा कि भाई हम लगभग शायद 9 बजे पहुंचे होंगे, हम 9:30 बजे, कि भाई हम 9:30 बजे के करीब हम डिगावा पहुंच जाएंगे। जो वहां पे डॉक्टरों की टीम ने बताया है वो हम आपको आकर के ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद हम आए डिगावा रात को लगभग 9:30 बजे। ये मैं रात की बात बता रहा हूं, फिर बाद में जहां से चीजें बिगड़ी और वो बात मैं यहां तक आपको लेकर के आऊंगा आपके सामने। और हम वहां से जवाब दे ही चुके थे अपने इसको सीआईए इंचार्ज को कि भाई हम जो है कोई भी काम, बार बार हम इस बात को पहले से भी कहते रहे कि साथियों ये आंदोलन देश का है, ये आंदोलन प्रदेश का है, ये जन आंदोलन है। हम तो केवल और केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। हम इस आंदोलन को नहीं चला रहे, इस आंदोलन को लोग चला रहे हैं, जनता की भावनाएं हैं। कमेटी पे सबकी नजर है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई लोगों का भरोसा टूट जाए। इसलिए हमने हर बात, और ये सच्चाई जानते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई
बड़ी के तो सब साथी होते हैं, बिगड़ी का तो कोई भी नहीं होता। और आज ये बात मुझे लग रही है कि गर्दिश का जब समय होता है तो कुत्ते भी जो है ना शेर को घेरने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं। तो साथियों, हम आए और जब तक हम आए तब तक परिवार के यानी कि मनीषा के पिता को और बाकी परिवार के सदस्य जो रोहतक नहीं गए थे उनको भी वहां बुलाया गया। और फिर जो लोग हमारे साथ थे कमेटी वाले वो भी आगे, और बकाया जो कमेटी है फोन करके सबको, विजय गोटड़ा जी ने, संजीत सरपंच सिंगाणी ने, सबको बुलाया। अब हमारे से कमेटी ने पूछा कि बताओ क्या बात हुई। हमने कहा कि टेक्निकल समझ एडवोकेट अशोक आर्य को है, तो अशोक आर्य ने कमेटी को सारा ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ करने के बाद में कमेटी ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगा। मैंने कहा पीजीआई के डॉक्टरों की बात करें, एफएसएल रिपोर्ट की बात करें तो किसी बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर सबकी हालत देखें और वहां की स्थिति देखें तो ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। ये बात कोई किसी से भी पूछ सकता है, ये मेरा स्टैंड था। लेकिन साथियों, कमेटी ने बात करी, उसके बाद में परिवार की भी उसके अंदर सहमति ली गई या परिवार ने सहमति दी। और मनीषा के मामा धर्मपाल जी वहां मौजूद हैं, कोई भी जाकर के उनसे पूछ सकता है। मैं और किसी साथी का नाम लूंगा तो कोई और बात करेगा, लेकिन मनीषा के मामा भी अपनी इस बात के लिए सहमति दे चुके थे कि भाई कमेटी का फैसला ठीक है, परिवार को भी ये फैसला मानना चाहिए और ये फैसला हमने मिलजुल करके लिया है। और अब मनीषा का अंतिम संस्कार करना चाहिए, आंदोलन को स्थगित करना चाहिए और पुलिस को जो सवाल बाकी बचे उनके जवाब देने चाहिए। इसके बीच में साथियों मैं एक बात और कहूंगा, मैं कमेटी में वो 25वें नंबर का आदमी हूं जिसने ये बात कही थी कि भाई परिवार की संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है और लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और मैंने ये बात कही थी कि आपको इतने सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कोई भी हम ऐसा काम ना करे जिससे लोगों का विश्वास टूटे और कहीं वो हो बात। लेकिन उसमें परिवार की सहमति, कमेटी की सहमति, उनके मामा की सहमति, सारे पंचायती मौजूद लोगों की सहमति 25वें नंबर के ऊपर जो है सबसे लास्ट में, क्योंकि शुरू में ये फैसला था कि जो भी फैसला लेंगे वो सर्वसम्मति से लेंगे, फैसला हम मिलकर के लेंगे। और 25वें नंबर के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि भाई इनके रिश्तेदार, इनके परिवार और कमेटी अगर सहमत है तो मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं, मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं। उसके बाद ये सारी बात वहां परिवार के साथ बैठ करके हुई। साथियों, ईमानदारी की बात बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ईमानदारी की बात। ना तो हमारे ऊपर कोई सरकार का दबाव था, ना हमारे ऊपर किसी अधिकारियों का दबाव था। हमारे ऊपर अगर कोई दबाव था न्याय दिलाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज का था, लोगों का था, नौजवानों का था। इसके अलावा हमारे पास हमारे को जो है हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था। मैं गलत बात करूं, गलत बात चलती नहीं है, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, कोई नहीं छिपा सकता सच्चाई को। अब वहां पे जो मनीषा के दादा हैं वो वहां से उठ करके चले गए रोते हुए, और बाहर मीडिया खड़ी थी और वहां पे मीडिया खड़ी थी और एक भाई वहां पे जितेंद्र शर्मा डिगावा का वो खड़ा था। उनकी कुछ बातचीत हुई, फिर मनीषा के दादा ने वहां मीडिया में कहा, कुछ पत्रकार की भाई उन्होंने कहा सबसे पहले कि कमेटी बिक गई, कमेटी सरकार से मिल गई, कमेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भले मानस हो, किसी की चाय भी पी हो, मैं तो बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि मुझे लगभग 11 साल यूनियन में हो गए। कोई आदमी चाय की कप भी साबित कर दे तो मेरी 7 पीढ़ियां उसकी गुलामी करेंगी। और हमने
अपना शरीर, अपना काम छोड़ करके लड़ाई लड़ने का काम किया। कभी भी 1 इंच पीछे नहीं हटे। सब लोग जानते हैं, ठीक आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब इस बात को जानते हैं हमने कभी किसी लड़ाई से कदम पीछे नहीं हटे। मुसीबतें झेली हमने, तकलीफें झेली, लेकिन अपने किसान मजदूर कौम की लड़ाई और मुद्दा चाहे कोई भी हो, रवि आजाद कभी पीछे नहीं हटा और हटेंगे भी नहीं। लेकिन साथियों, वहां पे फिर कुछ पत्रकार साथी अंदर आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया की आपकी कमेटी का क्या फैसला हुआ वो आप बताओ। हमारी कोई ऐसी अलग से तैयारी नहीं थी, हमारी बातचीत चल रही थी। एक बात और चल रही थी साथियों, वो बात महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मैं लंबा बोल लूं, क्योंकि इतनी सारी चीजों का दबाव है और बहुत सारी चीजें मेरे कोई बाद में भी याद आए, तो मैं आपको जो जो याद आ रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो बता नहीं रहा, मैं जो सच्चाई है वही आपके सामने रख रहा हूं। इसी बीच हमारी ये बात भी हुई कि भाई आपका फैसला हो गया अंतिम संस्कार का, लेकिन उससे पहले डीसी और एसपी से परिवार की और कमेटी की मीटिंग हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 17 तारीख को ये कहा था कि हम कल मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद फिर बैठेंगे, सारी जो बातें बच गई पुलिस के लेवल की उनका जवाब देंगे। मैंने विजय गोठड़ा जी को खुद कहा कि आप एसपी साहब से टाइम ले लो, ये बात है रात की 11:30 बजे की, और उसी समय ये हंगामा वहां शुरू हो गया। वो टाइम नहीं लिया गया। हमारा ये था कि पहले पीड़ित परिवार, ये कमेटी का था साथियों। मैं एक बात और बताऊं, आज कोई ना तो रवि आजाद उसमें अलग है, ना कमेटी अलग है। कमेटी के अंदर सारे पंचायती और सार्वजनिक आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। आज कोई किसी को बलि का बकरा बनाए तो भले ही बनाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरी कमेटी का, मेरी बात पे पूरी कमेटी ने मोहर लगाई थी कि हां बिल्कुल डीसी और एसपी से मीटिंग करनी चाहिए। जो सवाल मन में बच गए उन सवालों को डीसी और एसपी और एसडीएम क्लियर कर दें। और मैंने विजय जी को कहा, मैं बोला आप एसपी साहब से टाइम ले लो, हम रात को 1 बजे भी मीटिंग कर लेंगे, लेकिन लोगों के बड़े सेंटीमेंट हैं, लोगों की बड़ी भावनाएं हैं, बड़ा गलत हुआ है, लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। भाई लोगों की बात जो हो वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां से एक मिसाल पेश होनी चाहिए ताकि देश और प्रदेश में फिर लोग लड़ सके। जब भी किसी बहन बेटी के साथ गलत हो तब भी लोगों को हौसला मिले। अब जैसे ही वो बाहर चले गए दादा, बाहर हंगामा हो गया, कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया गया, कुछ लोग नशे की हालत में थे, वहां नारेबाजी होने लगी और मीडिया भी तब पहुंच गई। तब कमेटी ने मुझे कह दिया कि भाई जो फैसला हुआ है वो रवि आजाद बता देगा। मैंने साथियों जो बात वहां की, मैंने 2 ग्रुप पत्रकारों के थे, मैंने, संजीत सरपंच मौजूदा सिंघाणी ने और विजय गोठड़ा जी ने, तीनों ने हमने बाइट दिए और एकदम चीजें ऐसे बदल गई कि जो हम मीटिंग करना चाह रहे थे वो मीटिंग भी नहीं हुई और एकदम चीजें बदल गई। वो मेरे आगे माइक लगाया, मैंने केवल एक बात कही, मैंने कहा भाई जो मेडिकल रिपोर्ट का एनालिसिस हुआ है उन मेडिकल रिपोर्ट के एनालिसिस पे हमने कमेटी के बीच में आकर के बताया, परिवार मौजूद था, सारों ने चर्चा करी है, कमेटी और परिवार ने ये फैसला किया कि हम अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से करेंगे और पुलिस सारे सवालों का जवाब दे दे और जो भी सवाल लोगों के मन में हैं, और उसके बाद में हम परिवार के साथ, फिर परिवार के साथ रहेंगे। लोगों ने लड़ाई लड़ी, सबका धन्यवाद है। ये मेरी बाइट थी केवल। और उसी दौरान मीडिया ने ये निकाल के दो, जो मनीषा के फादर हैं संजय की भी बाइट ली। उन्होंने फिर जो गांव में जाकर के कहा ने, शायद कल रात को कहा या आज सुबह कहा कि भाई कमेटी के ऊपर सरकार का दबाव था, मेरे ऊपर कमेटी ने दबाव दिया। परमात्मा देखता है, कोई प्रकृति को मानता हो, कोई भगवान को मानता हो, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। ये मीडिया के आगे वो बैठ के बयान भी दे रहे हैं, आप देख लो। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, तो मेडिकल रिपोर्ट से कितना संतुष्ट है और क्या निर्णय कमेटी ने लिया है? आप लोगों ने बहुत लंबा समय बीत चुका है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने हित में ही लिया है। जो भी फैसला लिया कमेटी ने, कमेटी का फैसला ये है कि
हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करें और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। अंतिम संस्कार का करना है तो जो जहाँ तक अब तक जो जाँच सामने आई उससे कितने संतुष्ट है? बाकी ठीक है जी, बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। जनता में काफी आक्रोश है, लड़की के पिता सिंह के दुख है इस बात को लेकर। तो जिस तरह से लोगों के दिमाग में से लोग यहाँ पर क्या अपील करना चाहेंगे जनता से शांति का माहौल है? जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जो कमेटी ने मंजूर किया है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कमेटी के साथ ही जो जनता थी। साथियों, ये वीडियो आप सुन रहे हैं, ये वीडियो है हमारी बहन मनीषा के फादर संजय जी का। कोई दबाव आपको देता हुआ दिखाई दे रहा, वो पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, महासिंह जी, मदन और शशि, ये सारे लोग वहां पे थे जो लोकल वहीं से बिलोंग करते हैं। ये बयान उन्होंने दिया है कि हम इस फैसले से संतुष्ट हैं, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करना चाहते हैं और लोगों को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। ये बात वो इस वीडियो में बोल रहे हैं और आप देख सकते हैं, और परमात्मा इस बात को जानता है, कमेटी के लोग वहां मौजूद थे, मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं दिया गया। जब तक परिवार खड़ा था तब तक हम लोग खड़े थे। जब परिवार ने चीजों पे सहमति दे दी तो उसके बाद हम क्या करते, इस बात का आप जवाब आपको जरूर देना चाहिए। अब मैं आगे की बात आपको करता हूं। उसके बाद साथियों, वहां पे लगातार रेस्ट हाउस में भीड़ बढ़ रही थी और ये चीजें वहां से निकली और जो चीज हम करना चाह रहे थे आगे की एसपीडीसी के साथ बैठ करके, वो चीजें इस पूरे विवाद के बाद वो नहीं हुई। और ये बयान हमारे आए 3 लोगों के, मेरे, संजीत और विजय गोठड़ा जी के। जो बहन मनीषा थी उनके पिता का भी बयान मीडिया ने रिकॉर्ड किया, तो वो आपने सुना। उसके बाद वो गांव में गए, खुद विजय गोठड़ा जी मनीषा के पिता को, मनीषा के दादा को, मनीषा के परिवार में भाई को अपनी गाड़ी में बैठा करके ढाणी लक्ष्मण छोड़ करके आए हैं। और वहीं पे मनीषा के पिता ने एसडीएम को यह कहा कि हम सुबह भिवानी आएंगे बॉडी लेने के लिए और हम जल्दी आएंगे, आप लोग उसकी तैयारी रखियो और हम अंतिम संस्कार करेंगे। और कमेटी ने और सब ने ये कहा हम सारे लोग अंतिम संस्कार में जाकर के शामिल होंगे। अब वहां जाकर के उन्होंने गांव में ये कहा कि भाई मेरे ऊपर तो कमेटी ने दबाव दे दिया था और मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये भाई संजय हैं, हमारी आंखों में आंख डाल करके या कमेटी की आंखों में आंख डाल करके एक बार ये बता दे कि आपके ऊपर दबाव किसने दिया। उस दबाव देने वाले आदमी का नाम बता दो आप। उस दबाव देने वाले, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मनीषा के पिता संजय को ये बताना चाहिए कि दबाव किसने दिया। किसी ने दबाव दिला करके आपको बात मनवाई थी क्या? दबाव दिला करके मीडिया से आपके बयान करवाए थे क्या? आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके साले हैं, सरपंच हैं गागड़वास के धर्मपाल जी, वो वही मौजूद थे। वो सारी बातों में ये कहने वाले थे कि बिल्कुल ये ठीक फैसला है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अरे रवि आजाद तो 25वें नंबर पे था, सहमति देने वाला रवि आजाद 25वें नंबर पे। इस लड़ाई को हमने शुरू किया, लोगों को एक जो आक्रोश था उसको एक आंदोलन के रूप में लेकर के आए। हमने इस लड़ाई को शुरू किया और जिस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया मिलकर के और कमेटी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से निर्णय किए। एक आदमी ये कह दे रवि आजाद अपनी मर्जी से, एक बार माइक पे भी बोला हो, रवि आजाद ने अपनी मर्जी से एक फैसला भी किया हो, रवि आजाद ने किसी अधिकारी से बात भी की हो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो रात से लेकर के और अब तक हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों फोन इस
कांड के बाद लगातार आ रहे थे, मैसेज आ रहे हैं। साथियों, उन लोगों को मौका मिल गया जो लोग सरकार के हैं या जिन्होंने सरकार का चोला ओढ़ रखा है। सरकार की आंखों में रवि आजाद खटकता है, ये बात सबको पता है। और रवि आजाद सरकार से मिल जाए, अगर ये बात कोई मान सकता है तो फिर सब कुछ मान लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर रवि आजाद भी सरकार से मिल सकता है, आप उस आदमी का नाम बता दो जो सरकार की हर पॉलिसी, सरकार के हर गलत काम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो रवि आजाद है। और फिर जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिक गया, ये बिकाऊ है, ये वही कुत्ता है जिसने उस बहन की लाश को नोचा है। ये बात कही गई, ये बात अनगिनत लोग, वो लोग जो हमारे को टारगेट करने का मौका ढूंढ रहे थे, हमारे अंदर कमी निकले वो मौका ढूंढ रहे थे, और वो लोग जो कहीं न कहीं हमारे कंपिटिटर हैं, जो लोग आज ढाणी लक्ष्मण जाकर के नेता बन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम तो 14 तारीख से बैठे हैं, तुम आए क्या वहां पे एक बार भी धरने पे? तुम इसलिए आए कि रवि आजाद को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तुम इसलिए राजनीति करने के लिए आए? ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। साथियों, सरकार और सरकार समर्थित लोग और जिन्होंने सरकार का चोला, मैं 2-3 बात कहूंगा, कुछ बातें परिवार ने हमसे छिपाई, इस बात में कोई शक नहीं है, और कोई दबाव बनाया हो फैसले के लिए, तो मनीषा के पिता भरी पंचायत में पूरी कमेटी की मौजूदगी में जिस भी जगह वो बुलाना चाहें, हम भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, वो बताएं कि कौन आदमी है जिसने दबाव दिया। और तीसरी बात, सरकार शुरू से इसमें हिंसा चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलजुल करके सबको समझाने का काम किया कि कहीं भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, कहीं भी शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और फिर उन लोगों को मौका मिल गया जो इंतजार कर रहे थे कि भाई अब तो रवि आजाद फंस गया और अब रवि आजाद को लपेट लो। ऊपर परमात्मा देखता है। मुझे सारी बातें ध्यान भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा आरोपी आपके सामने स्पष्टीकरण दे रहा है, और जहां जिसको मौका मिला उसने वो बोला, जिसको जो मौका मिला वो लिखा, और हम उससे पहले नहीं बोले। हमने कहा जो बोलने दो, एक बार लिखने दो, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर की गई, सोशल मीडिया पे करी भी जा रही है, की भी गई। लेकिन हम उनको ये बात कहना चाहते हैं, मौका मिल गया भाई तुमने, अरे ये तो बताओ कम से कम, सबसे पहले पूछने वाले हम, दिन रात हम रहने वाले, सबकी सहमति से सारी चीजें लेकर के आगे बढ़े। सबसे कड़ी और कड़वी बात की तो हमने की, दिन रात डटे रहे तो हम डटे रहे, और उसके बाद हमारे को ये कहना कि भाई आंदोलन बेच दिया। मतलब अब जो पिछले 11 साल से हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या यही भरोसा और विश्वास है, यही हमें आशीर्वाद है कि हमें इस तरह से कटघरे में खड़ा करके और हमारे हौसले तोड़ने का काम किया जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भाई भविष्य में आपकी ऐसे लड़ाई लड़ेगा जो आप मेरे साथ जो कर रहे हो? और मैं डंके की चोट पे ये भी कहना चाहता हूं, मेरा तो नार्को टेस्ट करवा लो और कमेटी का नार्को टेस्ट करवा लो, मेरी कॉल डिटेल चेक करवा लो। मैं तो उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किसी पंचायत में बुला लो, नार्को टेस्ट करवाओ, कमेटी का करवाओ, सबका करवाओ, जो जांच मेरी करनी है वो करो, मेरी कॉल डिटेल्स चेक करो। मैं आपको ये कह रहा हूं साथियों, अगर मेरी 1 इंच भी कमी कहीं मिल जाए, 1 इंच भी कमी कहीं मिल जाए, तो मुझे चौराहे पर फांसी लटका देना, और मेरी 7 पीढ़ियां आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो किया जा रहा है उससे आत्मा दुखी हुई है। जो किया जा रहा है किए किराए पे, सुबह से लेकर रात तक हमने कभी खाना नहीं देखा, हमने कभी नींद नहीं देखी, हमने कभी अपने काम नहीं देखे, हमने केवल आप लोगों के काम देखे। सैकड़ों आंदोलन रहे हैं, वो लोग सारे जुड़े हुए हैं, कई लोग तो उनमें से भी भटक गए,
उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी लड़ाई लड़ी कभी एक पैसा लेकर के गया क्या? कभी बेईमानी की क्या? कभी गलत काम किया क्या? कभी पीछे हटा क्या? कभी डरा क्या? कभी दबा क्या? एक बार बता तो दो इस बात को।